Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, as we have been studying American literature, in this lecture I will teach you another poem by an American poet, and the poem is Daddy. This poem is written by a confessional American poet, Sylvia Plath. Students, Daddy is one of the most controversial poem by Sylvia Plath, and it was published posthumously in 1965 in her volume Ariel. So originally it was written in October 1962. अक्टूबर 1962 में ये लिखी गई थी और ये सिल्विया की अपने हस्बैंड की साथ सेपरेशन, उनके हस्बैंड टेड ह्यूज के साथ सेपरेशन के एक माह बाद लिखी गई थी। और उनकी यानी कि सिल्विया प्लेथ की सुसाइड से 4 महीने पहले ये पोएम लिखी गई थी। टेड ह्यूज से सेपरेशन के एक माह बाद और सिल्विया की सुसाइड से 4 महीने पहले ये पोएम लिखी गई थी। इस पोएम में सिल्विया का हम अपने उसके बाप ऑटो प्लैथ के साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, ऑटो प्लैथ जो था, जो उसका बाप था, उसकी सिल्विया के बचपन में ही डेथ हो गई थी। और ये पोएम जो है ना, ये एक बहुत ही पेनफुल किस्म की एलेगरी है जिसमें बहुत से मेटाफर और दूसरी डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं। और इस पोएम में हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि सिल्विया ने नाम तो डैडी का यूज़ किया है, मगर असल में ये पोएम सोसाइटी के तमाम मर्दों के बारे में है जो कि ब्रूटल हैं और सोसाइटी में डोमिनेंट हैं। वो ख़ुद को इस पोएम में एक विक्टिम के तौर पे पेश करती है, जो कि आखिरकार फिर अपने ब्रूटल बाप की टॉर्चरिंग किस्म की थॉट्स से पीछा छुड़ा लेती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम इस पोएम के 4 स्टैंजास जो हैं उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इस पोएम के टोटल 16 स्टैंजास हैं, तो एक लेक्चर में इसको हम कवर नहीं कर सकेंगे, तो इसके 4 स्टैंजास को हम लोग इस लेक्चर में एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। You do not any more black shoe in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breath or achoo. इस फर्स्ट स्टैंजा में हमें पता चलता है कि स्पीकर जिसके बारे में बात कर रही है वो अब मौजूद नहीं है, जिंदा नहीं है। कह रही है एनी मोर, यू डू नॉट डू एनी मोर ब्लैक शू। अब वो जिसके बारे में बात कर रही है वो ज़िंदा नहीं है, मगर अमेजिंग ये है कि इसके इन वर्ड्स में हमें किसी किस्म की सैडनेस का एक्सप्रेशन नज़र नहीं आता। ठीक है, हमें इसके इन लाइन से स्पीकर के अपने फादर के साथ एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप का पता चलता है कि स्पीकर अपने डैडी को ब्लैक शू से कंपेयर कर रही है। नेक्स्ट लाइन में ही हम देखें कि वो खुद को फुट से कंपेयर कर रही है, इन विच आई हैव लिव्ड लाइक अ फुट। वो अपने फादर को ब्लैक शू से कंपेयर कर रही है और खुद को फुट से कंपेयर कर रही है। ठीक है, फुट की सिमिली उसने यूज़ की है। ये बहुत ही स्ट्रेंज किस्म का कंपैरिजन है यहाँ पे। नेक्स्ट वो क्या कहती है कि फॉर 30 ईयर्स पुअर एंड वाइट, कि मैं एक फुट की तरह हूँ जो एक शू में रहा है 30 साल तक, और पुअर और वाइट हूँ। ठीक है, ये पुअर और वाइट क्यों है? क्योंकि शू के अंदर 30 साल तक ये जो है वो पाँव कैद रहा है और सफोकेटेड रहा है। आपने देखा होगा कि आप ज़्यादा देर तक जूते पहने रखें तो आप जब जूतों को उतारते हैं तो उस वक्त आपके पाँव वाइट से हो चुके होते हैं और बड़े थके हुए से होते हैं। तो वो कहती है कि मैं 30 ईयर्स तक जो है ना वो इस शू में सफोकेटेड रही हूँ और पुअर और वाइट हूँ। ठीक है, तो चूँकि उस तक डे लाइट नहीं पहुँची है, इस वजह से जो है वो ये शू जो है पुअर और वाइट उसको इसकी डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। फिर वो नेक्स्ट लाइन, उसकी लास्ट लाइन स्टांजा की देखें, वो कहती है बेयरली डेयरिंग टू ब्रेथ और अचू। ठीक है, इससे ये जाहिर होता है कि ये जो स्पीकर है ना सिर्फ अपने फादर की वजह से सफोकेटेड महसूस करती थी, बल्कि वो ये एक्सप्रेस करती है कि वो अपने बाप से इस कदर खौफजदा थी कि इवन वो सांस नहीं ले सकती थी, स्नीज नहीं कर सकती थी, चीख नहीं सकती थी।
ठीक है। इस कदर सफोकेशन की लाइफ उसने जो है वो अपने बाप की मेमोरीज के साथ गुजारी है। मेमोरीज ही हुई ना, वो उसकी तो डेथ हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक उसका जो उस बाप की पर्सनालिटी का होल्ड उसके माइंड पे है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डैडी आई हैव हैड टू किल यू, you died before I had time, marble heavy a bag full of God, ghastly statue with one great toe, big as Frisco seal। अब इस स्टांजा में स्पीकर अपनी पर्सनल डिज़ायर को रिवील करती है। कहती है डैडी आई हैव हैड टू किल यू। वो कहती है कि उसको अपने बाप को मार देने की ख्वाहिश थी, मगर नेक्स्ट लाइन में ये हमें पता चलता है कि स्पीकर को अपने डैडी को मार देने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि वो इससे पहले कि वो उसे मार सकती वो खुद ही मर गया। यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम। ठीक है, तो फिर वो क्या कहती, मार्बल हैवी अ बैग फुल ऑफ गोल्ड। लेकिन हम देखें इस स्ट्रेंज बात ये है कि वो ये कन्फेशन कर रही है कि वो उसे मारना चाहती थी लेकिन मार नहीं सकी, उसको टाइम नहीं मिला, उससे पहले ही उसका बाप मर गया। लेकिन इस कन्फेशन में, इस इकरार जुर्म करते हुए उसे कोई भी रिग्रेटफुल फीलिंग्स नहीं है उसकी, वो रिग्रेट फील नहीं कर रही है, बल्कि मज़ीद वो क्या कह रही है, मार्बल हैवी या बैग फुल ऑफ गोल्ड। बल्कि मज़ीद वो अपने डैडी को कहती है कि वो बैग फुल ऑफ गॉड था। ठीक है, और उसका अपने डैडी को गॉड से कंपेयर करना ये जाहिर करता है कि उसके लिए गॉड भी एक खौफ और रेबिलियन की अलामत है। ठीक है, हम देखते हैं डैडी का जो उस पर इम्प्रेशन था वो अच्छा नहीं था, डैडी को वो अच्छे लफ्ज़ों में नहीं याद कर रही है, और अगर वो गॉड से उसको कंपेयर कर रही है तो इसका मतलब है कि गॉड भी उसके लिए खौफ की अलामत है। फिर वो कहती है घेसली स्टैचू विद वन ग्रेट टो। वो अपने डैडी को एक घेसली स्टैचू कहती है, विद वन ग्रेट टो। ग्रेट टो अब उसने इसलिए कहा है कि उसके बाप के बीमारी की वजह से जो है वो टो जो है वो ग्रे कलर की हो गई थी और ज़ख़म था उसके ऊपर, जो उस ज़ख़म की वजह से उसने जो है उसकी टो को ग्रे टो कहा है। अब वो स्टैचू से इसको क्यों कंपेयर कर रही है, क्योंकि स्टैचू में कोई एक्सप्रेशन नहीं होते, कोई फीलिंग्स नहीं होती, तो वो कहना चाहती है कि उसका डैडी एक बेहिस इंसान था। बिग एज अ फ्रिस्को सील। अब फ्रिस्को सील का वर्ड सी लाइन्स को रेफ़र करता है, सी लाइन्स को रेफ़र करता है जो कि सैन फ्रांसिस्को में पाए जाते हैं। ठीक है, जब वो इसकी टो को फ्रिस्को सील से कंपेयर करती है तो ये जाहिर होता है कि डैडी उसके लिए किस कदर एनॉर्मस और ओवरबेरिंग पर्सनैलिटी होगा। ठीक है, वो स्टैचू से कंपेयर कर रही है कि स्टैचू में फीलिंग्स नहीं होती, तो उसका बाप एक फीलिंगलेस, एक बेहिस किस्म का इंसान था। वो बताना चाहती है कि उसका बाप एक बेहिस और सख्त इंसान था। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एंड आई हैड इन द फ्रीकिश अटलांटिक व्हेन इट पोर्स बीन ग्रीन ओवर ब्लू इन द वाटर्स ऑफ ब्यूटीफुल नोजेट आई यूज टू प्रे टू रिकवर यू एक्ट डू। यहाँ इस स्ट्रांजा में वो अपने डेड फादर को इमेजिन करते हुए अटलांटिक ओशन की ब्यूटीफुल सीनरी को डिस्क्राइब कर रही है, मगर यहाँ पे वो फ्रीकिश का वर्ड भी यूज़ करती है। ठीक है, जिससे इस फ्रीकिश का वर्ड यूज़ करने से जाहिर होता है कि अगरचे उसका बाप खूबसूरत था, जिसको वो कंपेयर कर रही है अटलांटिक ओशन की ब्यूटी से, वो उसको डिस्क्रिप्शन उसकी दे रही है, लेकिन फ्रीकिश का वर्ड भी यूज़ कर रही है, तो उसका मतलब है कि उसका बाप अगरचे खूबसूरत था देखने में, मगर उसके मुतल्लिक कुछ ऑफुल किस्म की, कुछ स्ट्रेंज किस्म की चीज़ थी, कोई ऐसी बात थी जिसे वो पर्सनली जानती थी। और आखिरी दो लाइंस में जैसे वो कहती है आई यूज टू प्रे टू रिकवर यू एक्ट डू, इसकी आखिरी लाइंस में हमें पता चलता है कि वो अपने फादर की सिकनेस के डेज में उसकी रिकवरी के लिए दुआ भी करती थी। ठीक है, और ये एक्ट डू जो है ये असल में जर्मन वर्ड्स हैं, जर्मन फ्रेज है जिसका मतलब है ओ यू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमें जो है ना ये रिलेशनशिप बड़ा कम्प्लेक्स सा नज़र आता है। एक तो उसके जहन में अपने फादर की मेमोरीज़ जो हैं वो अच्छी नहीं है, वो अपने फादर को लाइक नहीं करती, लेकिन वो दूसरी तरफ ये कह रही है कि वो उसकी सिकनेस के डेज़ में उसकी रिकवरी के लिए जो है वो प्रे भी करती थी। तो हो सकता है कि बचपन में एज अ चाइल्ड उसकी बाप के साथ अटैचमेंट हो, जो एक नेचुरल सी बात है, बेटियों की अपने बाप से अटैचमेंट होती है वो। अब लेकिन बड़े होने के बाद जो है वो
उसकी पर्सनैलिटी के को उसने एनालिसिस किया हो, तो उसकी पर्सनैलिटी के जो ड्रॉबैक्स थे, जो उसकी खामियां थी, उनको वो इग्नोर ना कर सकी हो। तो उसका जो प्यार है, जो उसके साथ यू कैन से कि एक उनसियत थी, वो बड़े होने के बाद चेंज हो गई, हम ये कह सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखें, in the German tongue, in the Polish town, scraped flat by the roller of wars, wars, wars. But the name of the town is common, my Pollock friend. इन लाइंस में हम देखें स्टूडेंट, स्पीकर के वंडर के एक्सप्रेशंस हम देखते हैं, ठीक है। शी वंडर्स अबाउट हर फादर्स ओरिजिन, वो अपने फादर की ओरिजिन के बारे में हैरान है। वो बताती है कि वो जो है ना, वो एक पोलैंड के एक टाउन से आया था, पॉलिश टाउन से आया था, जहाँ जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी। इन द जर्मन टंग इन द पॉलिश टाउन, ठीक है। वो एक्सप्लेन करती है कि पोलैंड के जिस टाउन से उसका डैडी बड़ा हुआ, जिस टाउन में उसका डैडी बड़ा हुआ, वहाँ बहुत जंगें होती रहती थी, वॉर आफ्टर वॉर, वॉर्स वॉर वॉर का उसने 3 दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वो ये भी एक्सप्लेन करती है कि उसको इस स्पेसिफिक टाउन का नाम एग्जैक्टली नहीं पता, बट द नेम ऑफ द टाउन इज़ कॉमन, ठीक है, क्योंकि वो एक कॉमन सा नेम था, इसलिए वो उसका नाम उसको सही से नहीं पता है। अब ये स्टैंजा जो है ना, मिड सेंटेंस पर एंड होता है। वो आगे कहती है माई पोलेक फ्रेंड। अब माई पोलेक फ्रेंड जो है उसके बाद उसने कुछ भी नहीं बताया है। डेफिनेटली नेक्स्ट स्टैंजा के साथ ये स्टैंजा जो है ना वो अटैच है। नेक्स्ट स्टैंजा से हमें पता चलेगा कि वो क्या कहना चाहती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था इसकी 4 स्टैंजास। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी स्टैंजास करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।